हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के मेमोरी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बेसिक से ऊपर कंप्यूटर का मेमोरी सेक्शन है, जो कि आने वाले एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक बेसिक पार्ट है, क्योंकि बिना मेमोरी के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता, या कह लीजिए कि कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, बिकॉज बिना मेमोरी के कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो मेमोरी जो है इसमें कंप्यूटर में दो टाइप्स की आती हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। देन अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। देन रैम भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम के टाइप हैं पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। देन अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क आ जाता है। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। जनरली आप लोगों ने हार्ड डिस्क ये सब ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अगर आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप ख़रीदा होगा तो उसमें आपका ये हार्ड डिस्क पूछते हैं कि कितने टीबी चाहिए, क्योंकि आजकल टीबी में आते हैं 1 टेराबाइट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मेमोरी हो गई। तो मेमोरी का बेसिकली काम क्या होता है, डेटा का स्टोरेज करना। कोई भी जो भी आपकी फ़ाइल है, जैसे कि इमेज हो गई, वीडियो हो गई, और आपका डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी, वो आपका स्टोर करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो छोटी अमाउंट में होती है, इनकी कैपेसिटी छोटी होती है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, आइए चलिए डिटेल में आगे देखते हैं कैसे होता है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है सिस्टम की मेन मेमोरी को कह सकते हैं कि सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, और ये जो है डायरेक्टली जो है सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। फिर व्हेन अ प्रोग्राम और डेटा इज एक्टिवेटेड टू एग्जीक्यूट, द प्रोसेसर फर्स्ट लोड्स द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू मेन मेमोरी एंड देन प्रोसेसर स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई प्रोग्राम या डेटा को एक्टिवेट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो प्रोसेसर सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क से वो डेटा या वो फाइल को लोड करता है मेन मेमोरी में, देन प्रोसेसर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर हम मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी एप्लीकेशन है, वो हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो पहले हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और जब भी कंप्यूटर को उसको रन कराना होता है तो पूरा का पूरा वो डेटा रैम में लोड हो जाता है। इसीलिए रैम को क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में, आजकल देखिए मोबाइल में 8 GB की रैम, 16 GB की रैम आती है, क्योंकि जितनी बड़ी रैम होगी उतना ही ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर हो पाएगा, और उतनी तेज़ी से ये एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो आपको जो हैंगिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मेन मेमोरी है। आई होप आपको रैम का ये थोड़ा पार्ट समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करता है। हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठाता है, रैम में स्टोर होता है, देन सीपीयू रैम से डायरेक्टली फेच कर लेता है, ठीक है। देन द प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो तब तक ही रहता है जब तक कि उसमें पावर सप्लाई होती रहती है। जैसी पावर सप्लाई चली जाती है उसका डेटा चला जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात, जो ये पॉइंट है कि द प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच मेमोरी इज़ वोलाटाइल, और उसमें ऑप्शन आपको दे दिए होते हैं, तो उसमें आपका रैम सही होगा, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, फास्टर टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो ये जो है ये सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और ये जो है बाकी मेमोरी से, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से ये बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम
और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से भी आएगा कि विच, अब जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, तो उसमें पूछ लेगा कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है और कौन सी नहीं होती है। दोनों ही पूछ सकते हैं, कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। तो कौन सी होती है, रैम होती है, कौन सी नहीं होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती। तो अब आगे बात करते हैं रैम की। तो ये स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम भी रैम जैसा होता है, बट ये जो स्टैटिक रैम है ये एज अ कैश मेमोरी, इसका जो कुछ पार्ट होता है ये वो कैश मेमोरी के तरह काम करता है। कैश मेमोरी इसके लिए हम आगे बात करेंगे अभी, लेकिन अभी जानते हैं इसके बारे में, स्टैटिक रैम के बारे में। तो ये डज नॉट रिक्वायर टू रिफ्रेश, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फास्टर दैन डी रैम। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन फास्टर है, एस रैम फास्टर है या डी रैम। तो एस रैम फास्टर है इन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फास्टर है दैन डी रैम डायनेमिक से, ठीक है। यूजेज एज अ कैश मेमोरी, इसको हम एज अ कैश मेमोरी की भी तरह यूज़ कर सकते हैं। यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर ईच बिट। अब देखिए ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इसकी मदद से, फ्लिप फ्लॉप की मदद से स्टोर होता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि एस रैम में डेटा किसके थ्रू या किसकी हेल्प से स्टोर होता है, या कैसे स्टोर होता है, तो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू स्टोर होता है। नॉट रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। अच्छा, ये एक ही लाइन 2 बार हो चुकी है, तो इसमें बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, यूज इन कैश मेमोरी अगेन। अब डी रैम की बात करें, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो इसमें ईच सेल कैरीज 1 बिट इंफॉर्मेशन। इसमें सेल होते हैं जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, ठीक है। सेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, अ कैपेसिटर एंड अ ट्रांजिस्टर। जो डी रैम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। मे बी ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि मतलब डी रैम किससे बनता है, तो आपको सिर्फ कैपेसिटर दे दें, ट्रांजिस्टर ना दें, तो आप कैपेसिटर पे सही ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। देन डी रैम चिप कैन होल्ड मोर डेटा देन एस रैम चिप ऑफ द सेम साइज। मीन्स डी रैम में आप सेम साइज की एस रैम के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा होल्ड कर सकते हैं। द कैपेसिटर नीड्स टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश टू रिटेन द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ डी रैम इज वोलेटाइल। तो इसमें क्या है कि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको पूरा रैम को हमें डी रैम को रिफ्रेश करना होता है, यानी वो अपने आप रिफ्रेश होता रहता है। इसमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है। तो वही आप, आई होप आपको रैम की पार्ट यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है एस रैम और डी रैम, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको उसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप जितना इसमें मैंने बता रखा है सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ मिल जाता तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे उतनी ही अच्छी बात है। कम में कोई कहीं काम नहीं चलता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी, रोम का यूज़ क्या होता है? रोम बेसिकली आप जैसे आपका ओवन है, वॉशिंग मशीन है, और ये इन सब चीज़ों में जो इंस्ट्रक्शंस में दिए जाते हैं, जैसे आपने कोई बटन स्विच किया, प्रेस किया तो वो वर्क करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये रोम लगी होती है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल होते हैं। उसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, वो रन करता है। उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बस आप उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकते। रीड ओनली मेमोरी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है एम रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, फिर है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश रोम। ठीक है, तो पहला हम एम रोम की बात करते हैं। एम रोम, मास्क्ड रोम रीड ओनली मेमोरी।
प्रोग्राम और डेटा इज़ प्री कॉन्फ़िगर्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये देखिए मैंने वही जो भी आपको बताया कि ओवन है या आपका जो भी कोई मशीन है जिसमें आपका ये यूज़ होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको आप बटन प्रेस करके या किसी भी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो मशीन वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चर करते टाइम ही उसमें जो है डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड विद इन द एमरोम चिप कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज़र। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, उसको यूज़र जो है चेंज नहीं कर सकता है। तो ये एमरोम की बात होगी। एमरोम का मतलब सीधा मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डेटा स्टोर कर दिया जाता है या प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है और फिर वो उसी में बना रहता है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी वन टाइम ही राइट किया जाता है, देन चेंज नहीं किया जाता है। पी रोम की बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये अक्सर पूछा जाता है। ई पी रोम का अक्सर पूछा गया है, ई पी रोम का भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी का देखिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, अभी एक एक करके पढ़ते जाइए और आपको जो है सब समझ में आ जाएगा। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूज़र कैन राइट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम ओनली वंस। इसमें क्या होता है, आपको ब्लैंक रोम मिलेगी, ओके, उसको आप सिर्फ एक बार उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख देंगे और फिर उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, यानी वन टाइम यूज़ के लिए, वन टाइम राइट करने के लिए वो रोम मिलती है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं ई पी रोम की। तो ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Stored data can be erased and reprogrammed only once in the EPROM memory. To erase any stored data and reprogram it, first one we need to pass the ultraviolet light for 40 minutes. EPROM में क्या है, जो भी इसमें स्टोर होगा डेटा, उसको जो भी स्टोर डेटा है पहले से रोम में, उसको मतलब वाइप आउट करने के लिए या कह लीजिए साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और उसको दोबारा प्रोग्राम यानी उसमें दोबारा से इंस्ट्रक्शन सेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये सिर्फ एक बार होता है इसमें, कि मतलब पहले से डेटा स्टोर होके आएगा या जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन होंगे उनको हटा करके आप दोबारा से इसमें कोई आप इंस्ट्रक्शन अपना सेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये पूरा प्रोसेस एक ही बार के लिए है। और ये करने के लिए हमें जो है वी नीड टू पास द अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर 40 मिनट्स, यानी जो भी रोम है इस पर हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट को 40 मिनट के लिए पास करना होता है, देन हम उसमें चेंजेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये पी रोम और ई पी रोम में आपको डिफरेंस आई होप क्लियर होगा। ये हमें ब्लैंक मिलती है, इसमें हम एक बार राइट करते हैं। इसमें अगर डेटा और ई पी रोम में अगर डेटा स्टोर है तो उसको हम इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ एक बार, लेकिन तब जब हम उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखते हैं लगभग 40 मिनट के लिए, ओके। नेक्स्ट है ई पी रोम। ई पी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। टू इरेज स्टोर डेटा यूजिंग अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड reprogrammed it, data can be erased and reprogrammed up to 10,000 times and the data erase only 1 byte at a time। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हम जो भी डेटा को राइट करना और फिर इरेज करना, फिर राइट करना, वो इरेज करना, ये हम 10,000 टाइम्स तक कर सकते हैं, अप टू 10,000 टाइम्स, 10,000 बार लगभग हम इसमें कर सकते हैं, किसमें, ई पी रोम में। बट इसके लिए हमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज की आवश्यकता होती है, यानी हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से हम इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। इसका जो लिमिटेशन है कि द डेटा इरेज 1 बाइट एट अ टाइम, सिर्फ 1 बाइट का डेटा हम एक बार में इसको इरेज कर सकते हैं, यानी एक बार में 1 बाइट, फिर देन अनदर बाइट, देन अनदर बाइट, ठीक है। फ्लैश रोम इन कैन बी रिटन और प्रोग्राम्ड इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ब्लॉक और सेक्टर। जो फ्लैश रोम होती है इसमें जो प्रोग्राम होता है वो स्मॉल यूनिट्स में होता है, जिसको हम ब्लॉक या सेक्टर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड द डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में
अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम फ्लैश रोम का यूज़ करते हैं। तो फ्लैश रोम जो है काफ़ी फास्ट होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी लाइज बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। देखिए, कैश मेमोरी एज अ बफर भी काम करती है CPU और मेन मेमोरी मीन्स रैम के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन कैश मेमोरी पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। तो आंसर होगा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का इसको 3 लेवल में इसको डिवाइड किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बस इस आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन javateapoint.com पे जा कर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही काफ़ी डेटा जो भी है इस वीडियो में यूज़ किया गया है। देन रजिस्टर मेमोरी की बात करें। रजिस्टर मेमोरी इज़ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर स्टोरिंग and transferring the data and the instruction to a computer. Register memory is 16, 32 and 64 bits in size, temporarily stores data instruction and the address of the memory that is repeatedly used. देखिए, रजिस्टर मेमोरी जो है ये भी क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, ये सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। इसका जो मेमोरी का साइज़ होता है वो 16 बिट, 32 बिट्स एंड 64 बिट, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशंस है कि ये बहुत ही कम इसका स्टोरेज होता है, बट ये फास्ट काफ़ी होती है। अब होता क्या है कि जब प्रोग्राम जो है रैम में स्टोर हो जाता है, मीन्स जब सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके रैम में हम डेटा आ जाता है, प्रोग्राम आ जाता है, तो वहाँ से CPU में कुछ डेटा जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो आपका कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो कि वही डेटा स्टोर होता है जो कि बार बार CPU को एक्सेस करना होता है। इससे क्या होता है कि CPU को अब जितनी बड़ी मेमोरी उतना उसको सर्च करने का और लोड करने में टाइम लगता है, इसलिए कैश मेमोरी का क्या है कि वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो रजिस्टर होता है इसमें कई चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन काउंटर, प्रोग्राम काउंटर होता है, और क्या नाम है, मेमोरी का एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम होता है, ओके। ये रोम है, ये रोम का मैंने पिक लगा दिया है, ये आप उसको देख सकते हैं। देन अब अभी देखिए प्राइमरी मेमोरी की अभी तक हमने बात करी, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में पहला आता है हार्ड डिस्क, जो जनरली सभी जानते हैं, जो कंप्यूटर और लैपटॉप सब में लगती है। आजकल 1 TB की भी हार्ड डिस्क आने लगी है, ये एकदम जनरल है, क्योंकि अब 1 TB से नीचे लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं आती। 1 TB मीन्स 1 टेराबाइट। देन फ्लॉपी डिस्क पुराने टाइम पे यूज़ होती थी, अब फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है। CD का भी अब यूज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। CD के कई टाइप होते थे, CD-ROM रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये रीड ऑनली मेमोरी होता था कि इसमें जैसे कि मैन्युफैक्चर टाइम पे ही जो गाने या वीडियो डाल दिए जाते थे, आप केवल इसको चला सकते थे, आप उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। CDR का फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यूज टू राइट वंस बाय द यूज़र। आप इसको लाते थे, एक बार आप इसमें राइट करते थे, देन आप दोबारा इसमें राइट नहीं कर सकते, मीन्स एक बार राइट कर दिया तो दोबारा आप उसमें राइट या चेंजेस नहीं कर सकते थे। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इट इज़ अ रीराइटेबल CD डिस्क ऑफन यूज टू राइट और डिलीट द स्टोर डेटा। आप इसमें कई बार इसमें मतलब CD को राइट कर सकते हैं, राइट करने का मतलब उसमें डेटा को स्टोर करना, देन इरेज कर सकते थे, देन राइट कर सकते थे, तो आप इसमें ये कर सकते थे। CD की तरह ही DVD होती थी, CD में स्टोरेज कम होती थी, 749 MB के अराउंड होती थी, और DVD इससे ज़्यादा स्टोरेज होता था, उसमें करीब DVD में 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा स्टोर किया सकता था। अभी तक का जो DVD आती थी आप देखते होंगे उसमें 4.7, 3.7 ऐसे करके एक साथ कई मूवीज़ उसमें पड़ी होती थी, और CD में अगर एक ही मूवी
2 सीडीओ में आती थी। तो डीवीडी का क्या है कि ये 3 टाइप की होती हैं। ये भी डीवीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, वही जिसमें एक बार डेटा लिख के आता था, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते थे। डीवीडी आर, रिकॉर्डेबल, एक बार रिकॉर्ड कर दिया देन उसमें चेंजेस नहीं हो सकते थे। डीवीडी आर डब्ल्यू, रीराइटेबल और इरेजेबल, इसमें आप कई बार डेटा को राइट और इरेज कर सकते थे। इनकी कैपेसिटी 4.7 GB टू 17 GB है। देन ब्लू रे डिस्क आपका जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस था। लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता था। इसमें जो है लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था टू स्टोर डेटा। प्रोवाइडेड 28 GB का लगभग इसमें स्टोरेज होता था। देन पेन ड्राइव आप सभी जानते हैं 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB की पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो ये एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।